की मांगे 70 सालों से ये सियासतदार हम सैनिकों का हक छीनते आए हैं। देश के अंदर बैठे गद्दार हैं, उन दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक है। मुसीबत में आना पड़ा ये सुन के वन पेंशन करेंगे। किया? अरे हम क्या किया तो हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं हुआ। जो बिल्कुल नीचे हैं, छोटे लोग हैं, सिपाही को कुछ नहीं मिला। हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो हक है, हमें और मत दीजिए। सिर्फ जो हमारा हक है वो हक दे दीजिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। वैसे तो सैनिक कभी रोता नहीं है, अगर वो रोता है तो इसका मतलब ये है कि दर्द बड़ा है, उसकी समस्या बड़ी है और उस और सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये हिंदुस्तान का कानून है, चपरासी लगता है उसके लिए रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, एमएलए एमपी बनता है, कोई पढ़ाई नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे आज जो है देश के वो तमाम सेना जिन्होंने देश की रक्षा की, देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, आज उन लोगों को जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। सर आपका नाम? हमारा नाम लाखेश्वर सिंह, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। ये बताइए क्या है, केंद्र सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम लोगों की मांगे 70 सालों से ये सियासतदार हम सैनिकों का हक छीनते आए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास का अजीबो-गरीब एक मसला है। मैं समझता हूँ कि देश के प्रहरी हम हैं, लोकतंत्र के प्रहरी आप लोग हैं। ये सारे मीडिया के बंद लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 70 सालों में जो हम लोगों का हक है इन सियासतदारों ने लूटा है। अगर वो 2 महीने 3 महीने के लिए भी अगर विधायक और सांसद हो गए तो इनको आजीवन भर पेंशन मिलती है। और हम सैनिकों को जो हम नेपाल, लद्दाख और ग्लेशियर की पहाड़ियों में रहकर, एक बात बताइए, आपको सबसे ज़्यादा कठिन क्या लगता है, बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मनों से लड़ना या देश के अंदर बैठे गद्दारों से लड़ना? क्या कठिन लग रहा है? ये जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उन दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक है। मैं उन दुश्मनों से कभी भयभीत नहीं हुआ। हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, ये हमारे जुनून में है। लेकिन ये देश के गद्दारों के साथ लड़ाई हम लोगों के डीएनए में नहीं था। अब जब हमने देखा कि ये तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सारे मिलकर अपने हितों के तो ये सदन में पास कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की, ऐसे सैनिकों को, उन शहीदों की विधवाओं को एक ही गोली से मरते हैं हम, अधिकारी और सैनिक, वो गोली विभेद नहीं करती है। लेकिन उनके लिए अधिकारियों को जो पैसा मिलता है वो कई गुना, लेकिन उनकी दशा देखिए उन वीर नारियों का जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश हैं, उनको पालन पोषण करने के लिए विवश हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बर्फ में खड़े रहते हैं। आपने देखा भी होगा अभी तुर्की में क्या हुआ, कौन था? इंडियन को मिला है, जो कुछ सबने वाहवाही करी। क्यों? मोदी जी का जो ये मिशन है ना सबसे बढ़िया है। और मोदी जी का मिशन तो है, लेकिन ग्राउंड पे जो जवान काम करते हैं उन्हें जिस तरह से देश के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, जंग लड़नी पड़ती है, उन्हें अपने देश में सत्ता में बैठे सरकारों से भी एक जंग लड़नी पड़ती है। ये इतना हमारे को मुसीबत में आना पड़ा ये सुन के वन पेंशन करेंगे। किया? अरे हम क्या किया तो हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं हुआ। जो बिल्कुल नीचे हैं, छोटे लोग हैं, सिपाही को कुछ नहीं मिला, जेसीओ को कुछ नहीं मिला, उनको तो बिल्कुल डाउन कर दिया। अफसरों को मिला, अफसरों को तो मिला और मिला नहीं सुनो, उनको मिला, हमें कोई दुख नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो साथ लो। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, विकास में हमें तो चले गए और हम मोदी जी के साथ में हमेशा रहेंगे। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम सीमा में शहीद हुए, वही अधिकारी शहीद हुआ, फिर इतना बड़ा भारी विशाल अंतर क्यों? बहुत बड़ा शहीद तो शहीद है, उसी गोली तो विभेद नहीं करती है अधिकारी और सैनिकों की, फिर इतना बड़ा भारी विशाल अंतर क्यों?
देखिए यहाँ पे किस तरह से ये जो तमाम जो सैनिक है, ये जवान है, इन्होंने देश की यहाँ पे सुरक्षा की है और इन्होंने पता नहीं कई जंग जीते हैं और दुश्मनों को धूल चटाई है, लेकिन आज इन्हें अपने ही देश में किस तरह से इन्हें अपने ही पेंशन के लिए सरकार से मांग करनी पड़ रही है। सर, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आपका नाम? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं पूर्व फौजी मध्य प्रदेश रीवा से हूँ। आप समझे कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, अब इसको हमको सुनाना पड़ेगा। जिस तरह से आप देख रहे हो, जैसे लोग कहते हैं कि यह सरकार ने बहुत विकास किया है। एक सरहद के सिपाही जो है, आप देख सकते हैं किस तरह विकास किया है कि आज जंतर मंतर में, अब पूरे देश में हर शहर में तरह तरह के लोग अपना स्ट्राइक कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश से सारा काम छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जंतर मंतर किस प्रांगण में हूँ, स्थितियाँ आप देख सकते हैं, पूरा मीडिया देख रहा है किस तरह विकास। मैं प्रशासन से ही अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो मांगें, हमारा जो हक है, हमें और मत दीजिए। सिर्फ जो हमारा हक है वो हक दे दीजिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो भावनाएं, जो अभी हमारे एक सीनियर नागरिक ने बोला है कि सरहद में गोली जो है किसी को पहचानती नहीं है, तो आप अफसर हैं, बहुत अच्छा है, हर क्वालिटी मानते हैं, मगर इतना डिस्पेंस नहीं होना चाहिए कि हमारा हक लूटा जाए। और मैं इस हक की लड़ाई के लिए मैं उस देश की हर जनता से अनुरोध करता हूं जो सैनिक से प्यार करता है कि सरहद में 18 साल का सिपाही जाता है और 35 साल की उम्र में आता है, लगभग 15 साल नौकरी करके, उसकी क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या परिस्थिति वही जानता है। मगर आज जो इस सरकार ने यहाँ पे लाके खड़ा किया है और ये पूर्व सैनिकों को हम इसके लिए लगातार, सेना ने हमको एक ही ट्रेनिंग देती है, डू एंड डाई। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए वहाँ भी मरते आए हैं और यहाँ भी मरते रहेंगे। ये हमारे सभी अपने बड़ों के और युवाओं के आदरणियों में हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक पूर्ण रूप से हमारा, अभी जैसे लुभाने के लिए कुछ पैसे डाले जा रहे हैं, मगर पूर्ण रूप से ये बंद तभी होगा जब ये पूरा हक की लड़ाई लिखित में सारी चीज़ें आ जाएंगी। देख सकते हैं किस तरह से देश के कोने कोने से, हर एक राज्य से जो जवान हैं जिन्होंने देश में अपनी सेवा दी है, वो लोग यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या लग रहा है ऐसी स्थिति देख के, जिस तरह से आप खुल के दुश्मनों का सामना करते थे, उस तरह से देश के अंदर भी अब सरकार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद। हम लोग देहरादून से हैं, उत्तराखंड से, और वैसे तो सैनिक कभी रोता नहीं है। अगर वो रोता है तो इसका मतलब ये है कि दर्द बड़ा है, उसकी समस्या बड़ी है, और उस और सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उनको ज्ञान बांटने वाले जो अधिकारी बैठे हुए हैं, देखिए, कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी समाज, जब सच्चाइयाँ छुपाई जाती है तो वो पीछे ही जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और सैनिकों को वैसे भी अपने ड्यूटी पे, अपने काम पे विश्वास होता है। ये धरने प्रदर्शन, इन पे हम कभी विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब अफसरशाही ज़्यादा चलती है और अफसरशाही के द्वारा हम लोगों को मजबूर होकर के इस तरह के धरने और प्रदर्शन करने पड़ते हैं, हमें खुद को भी शर्म आती है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे हर समय धरने और प्रदर्शन, हमें खुद अच्छा नहीं लगता। मैं मोदी सरकार जी से यही कहना चाहूँगा कि अफसरों के द्वारा जो आप लोग सलाह मशवरा लेते हैं, उस समिति में, उस टीम में जेसीओज अदर रैंक का भी नुमाइंदा शामिल होना चाहिए, ताकि हमारी भी कुछ न कुछ समस्या जो है आप तक, उसकी जो सही जानकारी वो आप तक पहुंच जाए। बस मेरा यही कहना है कि अगर आज हम जंतर मंतर में आए हुए हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ समस्या बड़ी है। 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियाँ कुछ हुई है, तो इसको दूर करें, इसको दोबारा से चेक करें। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, भारत माता की जय। सर, एक सवाल आपसे रहेगा, किस तरह से देश के जवानों में और जो अफसर हैं उनके बीच में ये किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? देखिए सर, अफसर और जवानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन अफसरों के द्वारा जवानों के अपने बीच का फैसला सरकार तक पहुंचा जाता है कि ये जवान है, इनको कुछ पता नहीं है। जवान को सब कुछ पता है। जब एक किसी माँ का लाल देश की सेवा के लिए देश में भर्ती होता है और वो
बॉर्डर में अपने आप को नौछार करता है। तो इसलिए मेरा कहना सरकार से यही है कि माननीय मोदी जी, आप जब जो पे कमीशन बैठता है या जो ये ORP का जो एक समिति बनी है उसमें आप जवानों को भी शामिल करें और जवानों की समस्या को वास्तविक सुनने के होता क्या है और हमको दिया क्या जा रहा है। इसलिए मेरा मोदी जी से उम्मीद है कि वो हमारी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। सर, किस तरह से आप लोग कब से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर क्यों सरकार सुन नहीं रही? जिस तरह से कहा जाता है कि अभी जो केंद्र सरकार है वो सबसे ज़्यादा डिफेंस पे फोकस करती है, फिर भी आप लोगों को क्यों नहीं आपकी बातों को सुना जाता है? पहले तो ये क्या है कि हम लोग चुप रहते थे। पहले से भेदभाव तो बहुत पहले से अफसर और जवानों के बीच में भेदभाव बहुत पहले से है, परंतु हम लोग चुप थे। अब क्या पानी सर से ऊपर हो गया है। हर बार जो बेसिक पे है अफसर का ज़्यादा है, जवान का कम है, वो चलेगा, परंतु जो हमको जो देते हैं वो सबको बराबर मिलना चाहिए। MSP जवान को मिलता है 5200 और अफसर को मिलता है 15,500। तो इतना अंतर MSP मिलिट्री सर्विस पे होती है जो सबको बराबर मिलनी चाहिए, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है कि हमारा जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम मोदी सरकार पर ये देना चाहते हैं कि हमारा भेदभाव दूर किया जाए। सर, एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से देश की सेवा करते समय उस समय ज़्यादा पीड़ा हुआ कि अभी पीड़ा हो रहा है अपने देश में सत्ता में बैठे लोगों से लड़ने में? मैं ये कहना चाहूँगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जब ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है तो सारे जवान सारे एक ही जैसा, एक ही आदमी कमांड करके 500 आदमी को एक ही रूल फॉलो करते हैं। हम सब एक तरह से एक जैसी ट्रेनिंग करते हैं। तो जब हमने सर्विस में एक जैसा सब कुछ किया, ऑफिसर्स भी हमारे नीचे तो नहीं आए लेकिन हमारे बराबरी में आकर हमसे ही सीख करके और हम ही पे वो अफसरगिरी अधिकारी बने, तो ये जब शुरू से एक समान चलता चला आ रहा है तो ये पेंशन में ऐसा डिफरेंट क्यों? क्या उन्होंने अलग से लाइफस्टाइल लिया? क्या हमने अलग से लाइफस्टाइल दिया? सबने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करी है, एक समान सर्विस करी है, सबने वो ज़िंदगी जी है। जो अफसर जीता है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी सेलर्स को है। तो फिर बाहर आने के बाद में इतना भेदभाव क्यों? ये नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम? मैं लेफ्टिनेंट SSP सिन्हा हूँ। आई बिलोंग्स टू पटना मुकामा थाना। मैं सरकार जो काम कर रही है, सरकार को देखना चाहिए, अफसरशाही नहीं होना चाहिए। मतलब एक का कैलकुलेशन, अगर पे कमीशन भी हुआ तो 2.81 से, जबकि वार जैसे वार का कंप्लीशन कर दिया 2.57। ये डिफरेंस एवरीथिंग MSP में, कैजुअल्टी में, पेंशन में, क्यों आप कैलकुलेशन इनका जो पहले जो आएंगे, जब पहले हम देखते थे इनका DA 100% नहीं था, ओवर मेजर से 60% था। लेकिन ये सब कुछ लिए, अपने राशन लिए, हॉल लिए, सब कुछ लिए। उसके बाद में एक कहने का मतलब सरकार का है कि मेरा भी इसमें नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। अगर आप मीडिया वाले हैं, आपका मीडिया नहीं रहेगा तो कौन आपका पक्ष रखेगा? वो अफसर पर मतलब फेथ करते आए, हम लोग ठगे गए। आजकल फौज भी पड़ी हुई है। आज जो डिफरेंस होना चाहिए बेसिक पे में हो गया आपका, लेकिन वेलफेयर में कोई नहीं होना चाहिए, कैजुअल्टी में नहीं होना चाहिए, विधवा में नहीं होना चाहिए। ये सब हम सरकार से, रक्षा मंत्री से, सबसे कहते हैं कि आप इनका सोचिए और हमारी सुरक्षा कीजिए। तो जो आरोपी दिया गया है हम लोगों को एक तरह से छलावा है। कैसे सर, कैसे? कारण ये है क्योंकि ये क्लियर दिया ही नहीं गया, वो आरोपी है ही नहीं। ये बताइए, आरोपी का मतलब है एक समान पेंशन, यही मतलब हुआ ना। तो जैसा साहब ने बताया वो तो हो ही गया। दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि आरोपी 2 के अंदर 17+2 यानी कि प्री मेच्योर को बाहर कर दिया है। ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? आपने जब हमसे भर्ती हुए थे तो आपने साइन करवाया 15+2 का, तो पेंशन आते टाइम आपने ये तो कहा नहीं कि हम आपको आरोपी नहीं देंगे। अगर बताए होते तो हम सेवा करते, नहीं आते पेंशन, तो ये धोखा है। दूसरी बात है MSP आपने बहुत लोगों ने कहा होगा। मैं एक बात कहता हूँ कि ज़्यादा मेहनत कौन करता है? आप एक जवान करता है ना, बॉर्डर पे जवान लड़ता है ना, कि अफसर लड़ता है? अफसर केवल उसको गाइड करता है। तो ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? चलिए हम ज़्यादा की मांग नहीं करते, लेकिन इक्वल तो कर सकते हैं। ये भेदभाव क्यों है? सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जब जाते हैं, अफसर की बेसिक पे फिक्स है, उस पर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मानदेय दिया जा रहा है जवान को, वो
जवान से ज़्यादा अफसर को क्यों दिया जा रहा है? अब देख सकते हैं किस तरह से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये वही देश है जहां पे एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, एक बार सांसद बन जाए तो उनको पेंशन लगातार मिलती है, अलग अलग पेंशन मिलती है, लेकिन देश के जवानों के साथ लगातार भेदभाव। मैं जय भगवान फौजी इसराना का, मैं भूतपूर्व कल्याण संगठन इसराना पानीपत का प्रेसिडेंट। आज भी हम काफ़ी नफरी लेकर के आए हैं। ORP के बारे में मेरे साथियों ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि हमारे साथ में कैसे भेदभाव होया। भाई ने अच्छी बात कही है कि अफसर का गोली लगती है वह क्या सोने की है, जवान को लगती है क्या अफसर कंधे पे टैंक लेकर के लड़ता है? नहीं, पहले जवान लड़ता है आगे, बाद में अफसर का नंबर आता है। हमारी संख्या 97% है, उनकी 3% पूरी नहीं है, फिर भी लड़ाई के मेडल देखो, बोर्ड आउट के पेंशन का देखो, उसमें भी ज्यादा वो ले जाते हैं अफसरों से मिलाप करके के। मतलब अब सर ये तो वो वाली बात हो गई कि मेहनत करे कोई और खाए कोई और। ये वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है, बंदा पीछे कुत्ता खाए। हमारा लेकिन आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, पूरी मीडिया में भी दिखाया आप लोगों ने। पार्लियामेंट के अंदर में 3 राउंड भड़काए थे उग्रवादी ने, सारे MLA जो MP थे, मिनिस्टर थे, सब टेबलों के नीचे छुप गए, वहीं बेंचों के नीचे छुप गए। वहाँ तो इनको पेंशन चाहिए, लेकिन जो जवान 32 साल 15 साल 18 साल नौकरी करके आता है, उसके लिए पेंशन के इनके पास में वो नहीं है पैसा, उनकी पेंशन कटौती करते हैं ये। लेकिन एक MP या विधानसभा विश्व का अध्यक्ष शपथ लेने के बाद में 1 घंटा के बाद में अगर वो मर भी जाता है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है, लेकिन जो 32 साल पेंशन सेवा करता है देश की, उसको पेंशन नहीं है। रही बात अधिकारियों की, अधिकारी क्या कहते हैं कि जब कोई भी आप जैसा मीडिया का साथी उनसे पूछता है पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों नहीं है ये, वो बोलते हैं हमारा जवान 17 साल की भर्ती होता है, 35 साल की और 40 साल की एज में 60% जवान घर आ जाता है, इसलिए उनको ORP चाहिए। लेकिन अफसरों ने कभी भी ये नहीं बताया, अब भी 56 और 58 और 60 साल नौकरी करते हैं, कभी नहीं बताया। अगर वो ये बात कहते तो उनको ORP का नहीं मिलता। की जरूरत किसको है? वो उनको ORP का जरूरत उस जवान को है जो बॉर्डर पे है, या उस नेता को है जिसके पास करोड़ों रुपए है या करोड़ों गाड़ी में घूम रहा है। मैं साफ वही बात कहूँगा, पेंशन को जरूरत किसको है? आज हमें एक मकान बनने में हमारे साहब अगर पेंशन आते हैं तो पूरी पेंशन का पैसा लग जाता है, कार तक नहीं ले सकते, लेकिन वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, वो 4-4 गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको 3 पेंशन लागू है और हमारी 1 पेंशन के ऊपर तलवार चलाए जा रहे हो। अरे आपको रक्षा बजट बढ़ाना है, आपको शस्त्र खरीदने हैं, आपको जैकेट खरीदना है, तो भैया अपनी पेंशन बंद कर लो ना, 1 पेंशन पे आ जाओ। आपका जो लड़का है वो नेता बनेगा, उसको फौज में भेजा के दिखाओ कि क्या चीज़ होता है। अगर आपकी आवाज़ किसी न किसी माध्यम से अगर सरकार तक पहुंचती है तो ये पूर्व सैनिकों का निवेदन है कि आप सरकार को बता दीजिए कि बहुप्रतीक्षित मांग जो औरोप का था आपने जब दिया था तो बदले में हमारे ये 28 लाख पूर्व सैनिक और इनके परिवार आपको 2019 में सत्ता में बिठाया, और अब आपने औरोप में फिर सेंध लगा दिए, जवानों को रोड पे ला दिए, जंतर मंतर पे जवान आए आंदोलन करने। ये एक राष्ट्र की अस्मिता पे सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत माता के उस संसद भवन पर कि ये जवान आज रोड पे खड़े हैं। कहीं न कहीं माध्यम से आप वहां तक ये आवाज़ पहुंचा दीजिए और इसका खामियाजा हो सकता है 2024 में भुगतना पड़ेगा। उससे पहले जो हमारी औरोप संशोधन की जो मांग है वो पूरी हो जाए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात MLA को पेंशन की जरूरत नहीं है, एक जवान को पेंशन की जरूरत है। वो तो पहले करोड़पति नेता जो भी है, MLA MP। यही बात हो गई ना सर, जो नेता है वो घोटाला करके भी जेब भरे और सरकारी धन से भी अपना जेब भरे, और जो जवान है वो
ईमानदारी की अपने जॉब करे, वो सेना खड़ा रहे बॉर्डर पे जाके दुश्मन से लड़े और उसके बाद भी आके देश में अंदर बैठे इन घुसपैठियों से, इन गद्दारों से भी लड़े। तो जी ये कि मेरा ये कहना कि ये जो एक्स सर्विसमैन के माध्यम से आप जो भी सरकार से बात पहुंचाना चाहते हैं उनको ये बता दो, जिन्होंने 20 साल नौकरी किया है, 25 साल, उनकी पेंशन पर कलड़ा मत चलाओ। और जो अग्निवीर है ये तो बिल्कुल बैठा दिया इन्होंने। ये जो है एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेट में क्या मिलेगा उन 4 साल में? 4 साल में तो बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग पूरी होती है, और ट्रेनिंग पूरी करके कहाँ जाएंगे वो लोग? कोई पेंशन नहीं उनको, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एमएलए एमपी जितनी बार बनते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है इनको। 5 बार बनेंगे तो 5 गुना पेंशन। और हमारे अफसरों को 60 साल की एज तक, 60 साल की एज के बाद तो पेंशन है ही नहीं, उनको मिल रही है। तो सरकार कहाँ देख रही है, क्या देख रही है? 60 साल से ऊपर को पेंशन है ही नहीं, उनको मिल रही है। अगर कल वही दूसरे जो है CRPF RPF वो भी हल्ला करेगी, हम भी 60 साल तक कर रहे हैं, हमें भी वो RPF मिलनी चाहिए, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? 60 साल से ऊपर को पेंशन का नहीं है, जो आपकी पेंशन वही मिलेगी, वो RPF उनको ऑथराइज नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जी जो ये है जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 बोल रहे हैं, ये है ही नहीं। अच्छा, ये तो लास्ट जो है बेवकूफ़ बना गया है। अगर इसको कोई साबित करता है, मेरा नाम सूबेदार मेजर सतपाल दहिया है और मैं पंजाब रेजिमेंट से हूँ, मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा। ये तो उल्लू नहीं, महाउल्लू बनाया गया है इनको। अगर ये देखें, एक सूबेदार अगर 28 साल मारे हैं 5 सूबेदार, तो उनकी अलग अलग पे आ रही है अभी पेंशन। निकाल कर दिखा दो, मैं साबित कर सकता हूँ। 5 अगर सूबेदार आए हैं, अगर 1000 आए हैं तो 1000 की अलग अलग बेसिक पेंशन होगी नए वालों की। तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, तो जस्ट लाइक ए सिविल कर दिया। मतलब सरकार ने जो 1 रैंक 1 पेंशन का नारा दिया था उसके तहत काम हो ही नहीं रहा। ये 1 रैंक 1 पेंशन है ही नहीं। ये जो है ना लास्ट पे ड्रान का 50% है। क्या सरकार भी अब जवान देश के जवानों को घुमाने की कोशिश कर रही है? घुमाने के लिए नहीं, घुमा ही दिया इन्होंने तो। क्यों? ये जो हमारे आदमी हैं ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको पूरा ज्ञान नहीं है। अभी भी अगर आप 100 आदमी से करोगे, बोलेंगे 1 रैंक 1 पेंशन है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ स्टेज से 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। ये 1 रैंक 1 पेंशन होती है जब इक्वल रैंक में आए और इक्वल पेंशन मिले, इक्वल सर्विस हो। ये तो जब अगर 28 साल में एक सूबेदार 20 साल अगर सूबेदार में आ जाता है, एक साल में आता है, दोनों का डिफरेंस होगा। क्यों? बेसिक पे होगी तो बेसिक पे का 50% मिलेगा। अगर वो 100 आदमी था, 100 की अलग अलग बेसिक पेंशन मिलेगी। इसमें अगर कोई है, मेरा फोटो भी है, मेरा नाम भी है, मैं पंजाब रेजिमेंट से क्लरिकल कैडर का हूँ। बिल्कुल उल्लू बनाया गया है ही नहीं है। और जो विधवाएँ रही, 3rd पे कमीशन में 75% पे का पेंशन मिलती थी। एक मिनट को ना 75 और सिविल को 33% मिलती थी। अब इन्होंने क्या किया, सिविल ने और हमारे अफसरों ने मिल करके दोनों को 50% पे लिया है। इसमें मरे कौन? हमारे JCO OR। आप 3rd पे कमीशन को निकाल लो, उसका यही फार्मूला 75% JCOR और अफसर का 33%। उसके बाद ना इनका खाना था, वो खाना भी ला दिया इनके लिए, ना इनके पास कोई फैसिलिटी थी। सेवादार नहीं था, अभी सेवादार भी ला के खड़ा कर दिया। कुत्ते खिलाने के लिए भी खड़ा ला कर दिया है। हाँ, राशन वही तो बोला ना, खाने का भी तो आ गया ना। ड्रेस थी, जो ये ड्रेस है ये हमारे लिए आई थी, एक कोट टाई, वो भी ये बोलते हैं नहीं ये इसके कैपेबल नहीं है। हाँ, ये है 6 पे कमीशन में था ना, 6 पे कमीशन में एक जवान को टाई यूनिफॉर्म में, कोट और जैसे अफसर की होती ना सेम थी, लेकिन उन्होंने बोला ये इसके कैपेबल नहीं है। तो ये जनरल कुत्ता कहाँ जा रहा है हमारा? हमने ये बताने दे, एक जनरल है क्या? ये हिंदुस्तान का कानून है। चपरासी लगता है उसके लिए रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। MLA MP बनता है, कोई पढ़ाई नहीं, चाहे वो अनपढ़ हो, वो MLA बनेगा, MP बनेगा, वहाँ तो उसके लिए कोई शर्त लागू नहीं है। लेकिन एक सेना में जवान भर्ती होता है ना, उसने कितनी तो रिटन के टेस्ट पास करने पड़ते हैं, कितना फिजिकल करना पड़ता है। लेकिन MLA MP के मंत्री बनने के लिए कोई रिटन नहीं है। दूसरी बात,
दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आज किसी का बच्चा शहीद हो जाए, सभी मंत्री, उस एरिया के मंत्री, एमएलए, सब आईएएस, आईपीएस सभी फोटो तुड़वाने के लिए आ जाएंगे दाग पर। उसके बाद में अगर उस परिवार भूखा मर रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे जैसा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उनकी फाइल लेकर दफ्तर में जाता है, फाइल को साइड में रख देते हैं। यहाँ तक का एक सैनिकों के साथ में यहाँ तक का भेदभाव है। एक मेरी यूनिट का जवान है, मेरी यूनिट का एक जवान है, काक लंका के अंदर लड़ाई हुई थी, वहाँ वीर चक्र मिला, उसको स्टैचू लगाने के लिए आज 32 साल हो गए, उसको एक स्टैचू लाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। यूपी का है, मैं हरियाणा का हूँ, मेरा नाम जय भगवान फौजी, मैं भूतपूर्व कल्याण संगठन का इसराना पानीपत का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक जवान देश के लिए शहीद हो गया और वो प्रतिमा लगाने के लिए उन्हें कहीं पे जगह नहीं मिल रही है। अब देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे जवान है वो कम से कम सैकड़ों की तादाद पे यहाँ पे पहुँचे। आप दिखाइए एक बार कैमरों में, देश के हर एक राज्यों से यहाँ पे तमाम जो जवान है वो लोग बैठे, इन्हें बार बार हाथों में तिरंगा लेकर ये साबित करना पड़ता है कि हम इसी देश के हैं और हम यहीं के सेना है, हम यहीं की खाते हैं और यहीं के लिए लड़ते हैं और यहीं के लिए मरते हैं। फिर भी सरकार जहां पे 1 रैंक 1 पेंशन का इनको ऐलान करती है और फिर भी इन्हें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर ये लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।